हमारे जीवन में एक चीज हमेशा हमारे साथ रहती है, अतीत। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि यह अतीत हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करता है? आज हम जिद्दू कृष्णमूर्ति के ऐसे विचारों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमें समय की दहलीज के पार ले जाएंगे। इस वीडियो में कृष्णमूर्ति के संपूर्ण शिक्षाओं और दर्शन का सार छुपा है। ये वीडियो जिद्दू कृष्णमूर्ति के दर्शन पर एक अल्टीमेट लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में कृष्णमूर्ति के गहरे और गूढ़ विचारों को सरल भाषा में संक्षेप में समझाया गया है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अतीत केवल वो घटनाएं नहीं हैं जो इतिहास में लिखी गई हैं या वो जो भौतिक रूप से घटित हुई। वे उस अतीत की बात नहीं कर रहे जो हमने किताबों में लिखकर संग्रहित किया है। वह उस अतीत के बारे में बताते हैं जो हमने अपने अनुभवों, विचारों, भावनाओं और परंपराओं के रूप में संचित किया है। आइए इस पर विचार करें। हम अक्सर अतीत को केवल पुराने दिनों, किताबों या राजा महाराजों की कहानियों के रूप में समझते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अतीत असल में एक मानसिक संग्रह है। यह वही अतीत है जिसे हम वर्षों से संचित करते आए हैं, हमारे विचारों, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और अनुभवों के रूप में। यह अतीत हर व्यक्ति के भीतर एक गहरी छाप छोड़ता है। यह हमारे मनोवैज्ञानिक स्वरूप को आकार देता है, हमारे विचारों, विश्वासों और कार्यों के पैटर्न को निर्धारित करता है। यह सिर्फ भौतिक घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि हमारे भीतर गहरे से संचित किया हुआ अनुभव है जो हमारे हर कदम में साथ चलता है। यह अतीत सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि सामाजिक भी है। हमारे समाज की परंपराएं, संस्कार और सामाजिक व्यवहार भी हमारे मानसिक संग्रह का हिस्सा बन जाते हैं। हम समाज से जो कुछ सीखते हैं वह भी हमारे अतीत का हिस्सा बनता है। यही कारण है कि हम अक्सर समाज की उम्मीदों और मान्यताओं से बंधे होते हैं, क्योंकि यह अतीत के रूप में हमारे दिमाग में समाहित हो चुका होता है। हम सभी अतीत के प्रभाव से जकड़े हुए हैं। हम हमेशा उसी मानसिकता के तहत जीवन जीते हैं जो हमने संचित किया है, जिसको हमने संग्रहित किया है। बचपन में माता पिता हमें यह सिखाते हैं कि हमें किसी पेशेवर करियर में होना चाहिए, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या फिर कोई ऐसी नौकरी जो समाज में प्रतिष्ठित मानी जाती है। तुम बड़े होकर डॉक्टर बनना, तुम इंजीनियर बनना, या फिर तुमको तो ये काम करना चाहिए, जैसी बातें हमें बचपन से सुनाई देती हैं। ये बातें हमारे मानसिक संग्रह में समाहित हो जाती हैं और हम मान लेते हैं कि यही वह मार्ग है जिस पर चलकर हम समाज में सम्मान पा सकते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें और भी ज्यादा इस प्रकार के सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है। स्कूल में हमारे शिक्षक हमें यह समझाते हैं कि अच्छे अंक लाने से ही हम भविष्य में सफल हो सकते हैं। यही धारणा कॉलेज में भी बनी रहती है, जहां हमें बताया जाता है कि हमें नौकरी लगना है, हमें एक कठिन और संरचित रास्ते पर चलना चाहिए। समाज में हर किसी की अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। कभी कभी एक अंकल या आंटी हमें कह देती हैं कि तुम्हें इस भगवान पर विश्वास करना चाहिए, तुम्हें इस देवता की पूजा करनी चाहिए, और बचपन से हमें सिखाया जाता है। हम यह महसूस करते हैं कि यदि हम इनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते तो शायद हम समाज में फिट नहीं बैठेंगे। इन्हीं सब मान्यताओं, समाज की अपेक्षाओं को सच मानकर हम इसी अतीत को अपना वर्तमान मान लेते हैं। यह भी एक तथ्य है कि तुम सब लोग अतीत को ही अपना वर्तमान समझते हो। हम सब लोगों को यह पता भी नहीं है कि वर्तमान क्या है, यथार्थ क्या है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अतीत से बंधे मन के रहते यथार्थ को समझना संभव नहीं है, क्योंकि यथार्थ का समय से कोई संबंध नहीं है। वह तो काल से परे है, कालातीत है, समय से परे है। जब तक हम इन मानसिक बंधनों में बंधे रहते हैं, हम यथार्थ को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं हो सकते। यथार्थ कालातीत है और इसे केवल एक शुद्ध मानसिक स्थिति में, जो वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित हो, से अनुभव किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण में समय का कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है, क्योंकि यथार्थ उसके पार है। मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह जाते हैं, जैसे कि किसी सुंदर उपवन में, या किसी झरने को पहाड़दाह से गिरते देखते हैं।
अगर आप पहली बार उस जगह को देख रहे हैं और आप पूरी तरह से मानसिक रूप से वहां मौजूद हैं, जब आप उस अनुभव को बिना किसी अतीत को कॉरिलेटेड कर महसूस करते हैं, तो वह अनुभव समय से परे होता है। लेकिन जब आप दूसरी बार उस जगह को देखते हैं, तो इस बार आप वह अनुभव नहीं कर पाते जो पहली बार आपने किया था आपके मन में। यह अनुभव अतीत के किसी खास समय से जुड़ा होता है। अब वह अतीत आपको यथार्थ अनुभव में बाधा डालता है। लेकिन जब आप उस अतीत को परे रखकर जब उस पल में होते हैं, आप न तो अतीत को जांच रहे होते हैं, न भविष्य को, बल्कि एक ऐसा आंतरिक यथार्थ महसूस कर रहे होते हैं जो समय के दायरे से बाहर होता है। यह एक कालातीत और निरंतर अनुभव होता है जो उस समय के साथ समाप्त नहीं होता। वह अनुभव समय के परे होता है। मन ही वह पृष्ठभूमि है जहां मन अतीत का संचय करता है, जहां अतीत से प्रतिक्रिया संभव होती है। मन ही काल का परिणाम है, मन ही अतीत है। यह भविष्य नहीं है। यह भविष्य में स्वयं को प्रक्षेपित जरूर कर सकता है, लेकिन यह भविष्य नहीं है। वर्तमान को मन नहीं जानता, यह वर्तमान को भविष्य में जाने की राह के रूप में इस्तेमाल करता है। इसका मतलब यह है कि मन का प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना और प्रत्येक प्रतिक्रिया हमारे पिछले अनुभवों पर आधारित होती है। हम किसी भी स्थिति में क्या महसूस करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और क्या निर्णय लेते हैं, वह हमारे अतीत के अनुभवों पर निर्भर करते हैं। जैसे ही हम कुछ महसूस करते हैं या सोचते हैं, हम तुरंत उसे पुराने अनुभवों से जोड़ लेते हैं, जिससे एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। जब तक हम अतीत के अनुभवों और यादों के आधार पर प्रतिक्रिया करेंगे, तब तक हम वास्तविक वर्तमान को नहीं देख सकते। हम अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलने के बजाय केवल उन्हें दोहराते रहते हैं। कृष्णमूर्ति मानते थे कि यह बंद मानसिकता हमें विकास से रोकती है। जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो हम उसे पुराने अनुभवों और डर के आधार पर कल्पना करते हैं। इसका हम भविष्य में प्रक्षेपण कर देते हैं। यह भविष्य सिर्फ एक विचार है। असल में भविष्य हमसे अलग और अप्रत्याशित होता है। अल्टीमेट रियलिटी कुछ इस प्रकार है कि यहां सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ परिवर्तनशील है। यहां कोई स्थायी भविष्य नहीं है। कल तक जो आपने अभ्यास से सीखा था, आज वह कोई काम नहीं आने वाला है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि तुम्हारे अनुभव कोई काम नहीं आने वाले हैं। वर्तमान का अनुभव तब होता है जब हम पूरी तरह से उसके प्रति जागरूक होते हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी अपेक्षा के। जब हम अतीत या भविष्य की चिंता छोड़ देते हैं और इस क्षण को सच्चे रूप में महसूस करते हैं, तभी हम वास्तविक वर्तमान को समझ सकते हैं। आप किसी जंगल में चल रहे हैं और रास्ते में एक सुंदर फूल दिखता है। यदि आपका मन अतीत में किसी अन्य फूल से जुड़ी यादों में खो जाता है या भविष्य में उस फूल को लेकर कोई विचार करता है, तो आप उस फूल को पूरी तरह से नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप बिना किसी विचार के केवल उस फूल को देखते हैं, उसका रंग, आकार और सुगंध महसूस करते हैं, तो आप उस फूल को वास्तविक रूप में देखेंगे, उसके सौंदर्य को महसूस कर पाएंगे। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन की अनेक परतें हैं। जिसे चेतना कहा जाता है, उसकी भी अनेक परतें हैं। ये परतें एक दूसरे से जुड़ी है, एक दूसरे पर अवलंबित है। इनमें परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया होती है। हमारी समूची चेतना अनुभव की क्रिया है। इसमें नाम देना, ग्रहण करना और शब्दों में अभिव्यक्त करना, प्रतीकों के रूप में संग्रहित करना शामिल है। हमारे भीतर का अवचेतन मन, जिसे हम अक्सर अनदेखा करते हैं, लगातार हमारे अनुभवों और विचारों को प्रभावित करता है। यही अवचेतन मन उन गहरी परतों में से एक है जो हमारे चेतन मन जैसे विचार और तात्कालिक संवेदनाएं को प्रभावित करता है। जैसे एक पौधे की जड़ें मिट्टी के भीतर होती हैं, वैसे ही हमारे भीतर के गहरे विचार और अनुभव बाहर से न दिखने के बावजूद हमारे हर कार्य, प्रतिक्रिया और सोच को प्रभावित करते हैं। नामकरण और शब्दों का व्यक्तीकरण इसी मानसिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मन, जो कि इस संपूर्ण प्रक्रिया के केंद्र में है, जो कि काल का परिणाम है, अतीत का परिणाम है। क्या वह इस संपूर्ण मानसिक प्रक्रिया से बिल्कुल अलग स्वतंत्र हो सकता है? क्या इस पृष्ठभूमि से
स्वयं को मुक्त करने के लिए मन को एक लंबी विश्लेषण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इससे मुक्ति के लिए खोज की, हर प्रतिक्रिया के निरीक्षण की, छानबीन की, रह रुकावट को पार करने की जरूरत है, जो कि समय की प्रक्रिया है। मन को विश्लेषण की इस लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, या यह तत्काल इस पृष्ठभूमि को छोड़ सकता है। विश्लेषण की इस प्रक्रिया में एक सवाल भी खड़ा होता है कि क्या विश्लेषक जिसका विश्लेषण कर रहा है वह उससे भिन्न है या उससे जुड़ा हुआ है। विश्लेषक और विश्लेषण का संबंध मन, अतीत, अनुभव और प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। समय, संवेदनाओं और प्रतिक्रियाओं के प्रभाव के कारण यह हमेशा गतिमान रहता है। जब हम इस मन को विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि यह क्यों और कैसे काम करता है। लेकिन एक सवाल उत्पन्न होता है, क्या जो विश्लेषण कर रहा है वह खुद उसी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है जिसे वह विश्लेषित कर रहा है। विश्लेषण की प्रक्रिया में हम मन के विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को पहचानने का प्रयास करते हैं, लेकिन विश्लेषक वही मन होता है जो इन प्रतिक्रियाओं का अनुभव कर रहा है। इसीलिए सवाल यह है कि क्या विश्लेषक और विश्लेषण एक दूसरे से भिन्न होते हैं, या वे दोनों एक ही मानसिक प्रक्रिया के विभिन्न पहलू हैं। जब आप गुस्से का विश्लेषण कर रहे होते हैं तो यह सवाल उठता है कि क्या आप जो गुस्से को समझने का प्रयास कर रहे हैं स्वयं उस गुस्से का हिस्सा नहीं है। क्या आप जब गुस्से में थे उस समय गुस्से से पूरी तरह अलग थे। उस समय आप बस गुस्से की मानसिक क्रिया में होते हैं। आप अब विश्लेषण करते समय उस गुस्से से स्वतंत्र हो सकते हैं। अब आप उसी गुस्से को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब वह गुस्सा गायब हो गया। जब आप गुस्से में थे तब गुस्सा करने की क्रिया और गुस्सा करने वाला व्यक्ति एक ही था। इस तरह विश्लेषक और विश्लेषण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अनुभवकर्ता और अनुभव एक संयुक्त घटना है। अगर विश्लेषक विश्लेषण की प्रक्रिया का ही हिस्सा है तो विश्लेषक विश्लेषण की प्रक्रिया का अन्वेषण या उसकी खोज नहीं कर सकता, और इस विश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा वह मुक्त नहीं हो सकता। विश्लेषणकर्ता भले ही अपने को इससे पृथक समझे, लेकिन वह विश्लेषण की प्रक्रिया का ही हिस्सा है, और इसीलिए विश्लेषणकर्ता विश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा इस पृष्ठभूमि से मुक्त नहीं हो सकता। विश्लेषणकर्ता को विश्लेषण से पूर्ण स्वतंत्रता तभी मिलती है जब वह अपने भीतर की मानसिक गतिविधियों को देखकर उन्हें स्वीकार करता है और उनसे जुड़ा नहीं रहता। दृष्टा और दृश्य संयुक्त घटना है। अगर दृश्य नहीं है तो दृष्टा भी नहीं है। दृश्य का विश्लेषण नहीं है तो दृष्टा भी नहीं है। दृष्टा का दृश्य के विश्लेषण का प्रयास क्या उसे उस पृष्ठभूमि से मुक्त कर सकता है जो मन ने पहले ही बनाई हुई है। विश्लेषण, खोजबीन, निष्कर्ष निकलना, परीक्षण करना, यह सब मन की प्रक्रियाओं को छोड़ देना, इनसे अलग हो जाना। जब यह सब प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती है तब क्या बचता है? जैसे यदि आप किसी कमरे में खड़े हैं और दीवारों को देख रहे हैं तो आप केवल दीवारों को देख रहे होते हैं, लेकिन अगर कमरे में दीवारें नहीं हैं तो आपको देखने का कोई अनुभव नहीं होगा। इसी तरह मन भी बिना किसी वस्तु, विचार या भावना के, बिना किसी अतीत के कुछ नहीं होता। जब आप किसी विचार या भावना को विश्लेषित करते हैं तो आप एक मानसिक प्रक्रिया शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप उस विश्लेषण से मुक्त हो जाते हैं तो वह मानसिक प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और आप केवल होने में रहते हैं, बिना किसी विचार के। मन की जागरूकता, इस स्थिति में मन बिल्कुल मौन होता है, निष्क्रिय लेकिन जागरूक। ऐसी अवस्था में जहां विचार प्रक्रिया सक्रिय तो नहीं लेकिन जागरूक है, उस समय कोई व्यक्ति आपको कुछ कह रहा होता है तो आप उसके शब्दों को बिना किसी विश्लेषण के, बिना आलोचना के, बिना किसी मूल्यांकन के सुन रहे होते हो। ऐसा मन निष्क्रिय रूप से ग्रहणशील होता है। आप संपूर्ण अस्तित्व और वातावरण के प्रति जागरूक होते हैं। आप बाहर खड़े हैं और हवा बह रही है। सामान्यतः हम हवा को महसूस करते हुए इसे विश्लेषित करते हैं। हम सोचते हैं कि यह ठंडी है, गर्मी हो सकती है, यह सुखद है या नहीं। लेकिन जब मन निष्क्रिय और जागरूक होता है तो आप हवा को केवल महसूस करते हैं, बिना किसी विश्लेषण या प्रतिक्रिया के। आप हवा को जैसे है वैसा महसूस करते हैं,
लेकिन इस पर कोई विचार या मूल्यांकन नहीं करते। यह एक ऐसी ध्यान की अवस्था है जहां न कोई विश्लेषण है, न कोई विश्लेषण करता है। जब मन पूरी तरह से शांत और जागरूक हो जाता है तो उस समय वह एक निर्विकल्प स्थिति में होता है, जहां कोई विचार नहीं होते, केवल शुद्ध अनुभव होता है। यह अनुभव कोई लाई गई अवस्था या मन की प्रक्रिया का परिणाम नहीं होता। यह तो मन की इस संपूर्ण प्रक्रिया के प्रति जागरूक होने और इस प्रक्रिया के प्रति निष्क्रिय होने से अपने आप आई स्थिति है, जहां मन एक खुले गगन में एक पंछी की तरह निष्क्रिय होकर उड़ान भर रहा होता है। इस मन की गहराई में एक अदृश्य शांति छिपी होती है, जो विश्लेषण के शोर और विचारों की उथल पुथल से परे है। यह वह स्थिति है जब विचारों का आवेग शांत हो जाता है और मन केवल होने में रम जाता है, बिना किसी उद्देश्य या आवश्यकता के। वह जैसे नदी की शांत सतह, बिना लहरों के, न कोई लक्ष्य न कोई दिशा, केवल बहती रहती है। हर पल की गहरी जागरूकता, न कोई विवाद न कोई निर्णय, सिर्फ शुद्ध अनुभव की तरह बहते हुए विचारों से परे। मन का यह क्षण जैसे चांद की शांति जो आकाश में स्थिर है, उसकी मूक उपस्थिति किसी तारे की चमक से अधिक है। वह न कुछ जोड़ता है न कुछ घटाता है, केवल देखता है, केवल महसूस करता है और बस रहता है। न कोई विचार न कोई शोर, केवल एक अडिग शांति जहां सब कुछ बस होता है। और यही होना ही सबसे बड़ी जागरूकता है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि जिद्दू कृष्णमूर्ति के ही शिष्य यूजी कृष्णमूर्ति पर होने वाली है। यूजी कृष्णमूर्ति एक ऐसा शिष्य जिसने अपने गुरु के संपूर्ण शिक्षाओं को ही चुनौती दे दी। यूजी शिक्षाओं में हमें जिद्दू कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं की पूर्णता देखने को मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।